Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं द करंट अफेयर्स पनेशा शो। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले होंगे और क्या हमारा करने का पैटर्न होगा। देखो, मैंने आजकल देखा है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर के पीछे अपना आधे आधे दिन की जो पढ़ाई होती है ना, उनकी वो करंट अफेयर के पीछे ही चली जाती है। यही नहीं पता कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मतलब एमसीक्यूज़ के पीछे भागते रहते हो आप लोग। मतलब ये कुछ ना ही आपको थ्योरी देखनी है ना उसका आपको पैटर्न समझना है एग्जामिनेशन का कि क्या पैटर्न है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही रेलेवेंट सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो एक बार आप आज की क्लास ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे हम चीज़ों को यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, तो आज की जो अब डेट है आपकी 1 अगस्त 2020 है। तो और ये जो आपके करंट अफेयर्स हैं, ये आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन जो एसएससी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो रेलवेज़ के एग्जामिनेशन हो गए या फिर स्टेट एग्जामिनेशन होगा, और बेसिकली जितने भी एग्जामिनेशन आपकी टीसीएस कंडक्ट करती है, ठीक है ना। तो टीसीएस का देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने का एक अलग ही पैटर्न है। वो वहाँ पर आपके जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स आते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस उठा लेती है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें देखेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता देता हूँ कि ये क्लास आपकी जो है वो किस पैटर्न पर रहेगी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम एक मोटिवेशनल क्योट देखा करेंगे, ठीक है, फटाफट से, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा बूस्टअप आ जाए। और देखो, जो आपकी मोटिवेशन है बेसिकली वो आपकी अंदर ही से आना चाहिए। आप अगर आउटसाइड कहीं मोटिवेशन ढूंढोगे तो वो आपका हमेशा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा नहीं, ठीक है। इसलिए अंदर से मोटिवेटेड रहो। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको इससे पूरे दिन आप थोड़ा बूस्टअप हो पाओ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल क्योट भी मैं यहाँ पर आपका लिया करूँगा, ठीक है। इसके बाद में, और ये जो मोटिवेशनल क्योट है इसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपको भी कोई मोटिवेशन क्योट आता है तो वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आपका मोटिवेशनल क्योट जो है वो उठा लूँगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हम करेंगे यहाँ पर जो अपने करंट के वन लाइनर्स होंगे, ठीक है ना। वन लाइनर्स हम किस फॉर्म में करेंगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई होगी उसके ऊपर जो भी एग्जामिनेशन में पॉइंट्स क्वेश्चन बनने के फॉर्म में आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा उस क्वेश्चन में आपकी क्या स्टैटिक जीके बनने के चांसेस हैं, तो वो सारी की सारी स्टैटिक जीके हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होगा इस क्लास का, वो होगा आपकी जो आपने अभी तक की जीके पढ़ी है रिसेंटली, जैसे लेट्स से आपकी 2-3 डेज या फिर 1 वीक पहले की जो भी जीके रही है, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे हम। यानी कि यहाँ पर हम जो भी स्टैटिक जीके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, उनके हम यहाँ पर एमसीक्यूज किया करेंगे लमसम 10 to 15, ठीक है ना। ये आपका डेली का टारगेट होगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर करंट अफेयर में इसके बाद कोई दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर और ये भी सीखोगे करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप एक बार जरूर देखें पूरी की पूरी, कि किस तरीके से हम यहाँ पर करंट अफेयर से डील कर रहे होंगे। विदाउट वेस्ट किए हम यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं आज के सेशन, करते हैं आज के मोटिवेशनल क्योट के साथ में। अपने सामने आज का क्योट है पेले के द्वारा। ये आपको पता ही होगा महान फुटबॉलर पेले के बारे में, उन्होंने ये क्योट दिया है। क्या क्योट दिया है यहाँ पर, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, यानी कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, इट इज़ कंबाइंड रिजल्ट। देखो, बेसिकली जो सक्सेस है वो एक कंबाइंड रिजल्ट होती है, किसका, हार्ड वर्क का, परसेवरेंस का, लर्निंग का और स्टडिंग का एंड सक्सेस का। आप अगर कभी भी किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ना किसी एक्सीडेंट के थ्रू नहीं बना। ऐसा नहीं होता कि वो रातों रात सक्सेसफुल बन गया। कोई भी ना, देखो जादू कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग बोलते हो कि वो तो जादू से एकदम से सक्सेसफुल हो गया। तो जो जादू होता है ना, जो आपका मैजिशियन होता है, वो भी अपना एक्सीडेंटली हिट नहीं हो, उसके पास भी कोई जादू नहीं होता कि वो जादूगर बन गया, ठीक है। उसे भी जादूगर बनने के लिए बहुत सारे सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है, ठीक है ना। अपनी उसे नींद छोड़नी पड़ती है, सबको छोड़ना पड़ता है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ना, तभी जाकर के वो स्टेज के सामने अपना जादू परफॉर्म कर पाता है, ठीक है ना। और जो दूसरे सामने वाले लोग हैं उनको ट्रिक कर पाता है। तो जो जादूगर है उसके पास में ही जादू नहीं है, इस बात को आप समझो। वो भी क्या करता है, अपने हार्ड वर्क के साथ, परसेवरेंस के साथ, और उसका जो सेक्रीफाइस है वो देता है उसको लर्निंग, यानी कि सीखने की जो उसकी प्रोसेस है और जो पढ़ने समझने की जो प्रोसेस है। कोई भी पर्सन होगा, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने अब उसका जो कंबाइंड वो रिजल्ट है ना सक्सेसफुल, वो किस किस का है, उसके हार्ड वर्क का है, परसेवरेंस का है, लर्निंग का है, स्टडिंग का है, सेक्रीफाइस का है। और मोस्ट ऑफ ऑल इस इन सबसे ज़्यादा क्या है कि लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। यानी कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, आपका क्या उसके पीछे लव है, यानी कि आप उसे क्यों करना चाहते हो, आपके अंदर इच्छा क्या है, क्या आपके अंदर से वो मोटिवेशन आया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन है क्या, कि आप करना क्यों चाहते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। फिर उसके बाद में डिपेंड करता है आपका क्या हार्डवर्क रहा, क्या परसेवरेंस, किस परसेवरेंस के साथ क्या आप अपनी कॉन्टिन्यूटी में हार्डवर्क को कंटिन्यू कर पाए। क्या आपके अंदर जो आपने लर्निंग प्रोसेस थी उसको आपने बिल्कुल ऑनेस्टली प्रिपेयर किया, या आपने ऑनेस्टली पढ़ाई करी, या फिर आपने जो सेक्रीफाइस देने थे वो दिया। वैसा भी नहीं है कि
सैक्रिफाइस देने का मतलब ये है कि आप जाकर के बिल्कुल धूप में बैठ जाओ और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। सैक्रिफाइस होता है जब आपको नींद आ रही होती है ना, क्या होता है बेसिकली 8 से 10 घंटे होता है, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग सोते हों, लेकिन अब अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 8 से 10 घंटे की नींद तो आप नहीं ले सकते हो, आपको 6 to 7 आवर्स की नींद में अपने आप को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी होगी कई सारे लोगों को। हो सकता है वो लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हों, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो नहीं रह सकते। या फिर आपको हो सकता है कि आपको क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन आप अब क्रिकेट नहीं देख सकते हो क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं है इतना। तो ये सारा जो सेक्रीफाइस है, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, या फिर जो आपका परसेवरेंस है हार्ड वर्क का, ये सभी मिलकर सक्सेस दिखाते हैं। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब भी आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो ना, तो उसके पीछे का पास्ट देखा करो, ठीक है। जब आप लेट्स से मैं आपको किसकी बात करूं यहाँ पे, तो विराट कोहली की ही बात करता हूँ, ठीक है ना। विराट कोहली को आप देखोगे आज के टाइम पर इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन क्यों है, इसके पीछे उनकी ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है, उनकी परजवरेंस रही है, प्रैक्टिस रही है, कई सालों की प्रैक्टिस। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, आपको इनके बारे में एक इंसिडेंट पता होगा कि इनके जब फादर की डेथ हुई तो उस टाइम पर ये क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, यानी कि इनका मैच होने वाला था और इनकी बैटिंग आने वाली थी, इनिंग थी वो आने वाली थी। तो हुआ क्या, इनको वहाँ पर न्यूज़ मिलती है कि इनके फादर की डेथ हो गई है, लेकिन फिर तब भी जाकर के वहाँ पर अपना जो है अपनी बैटिंग करते हैं, अपनी पारी खेलते हैं और वहाँ पर वो सेंचुरी भी लगाते हैं। यानी कि इनका जो एकाग्रता थी और इनके अंदर जो सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस का लेवल देख रहे हैं, तो जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस करता है उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो खैर आज का सेशन शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या करंट अफेयर आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के वन लाइनर्स। तो सबसे पहला वन लाइनर है आपके पास में, मोबीक्विक लॉन्चेस पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक। तो मोबीक्विक ने क्या किया है, पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक निकाला हुआ है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले जो डिजिटल वॉलेट कंपनी है मोबीक्विक, इसने mpe.me नाम की यूपीआई लिंक निकाली है, ये बात आपको पता चल गई। इसके बाद में ये जो लिंक है, ये बेसिकली आप यहाँ पर ये देखो, ये यूपीआई कोई ऐप नहीं है, यहाँ पर ये यूपीआई लिंक सर्विस है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिंक है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी स्मार्टफोन में भी काम करेगी, देखो मोबाइल में भी काम करेगी, एज वेल एज डेस्कटॉप में भी काम करेगी। यानी कि आप इसमें कंप्यूटर से भी पैसे को भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप के थ्रू भी कर सकते हो, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। और वो जो लिंक है उसकी वो कौन सी है, mpe.me। इतनी सी बात हमें यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो हमें मोबीक्विक के बारे में पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, जो सीईओ हैं मोबीक्विक के, वो हैं विपिन प्रीत सिंह, ठीक है। और यहाँ पर जो मोबीक्विक के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में है, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, गुरुग्राम कहाँ पर, कौन से स्टेट में अपना सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्लियर है। अब अपने अगले वन लाइनर पर आ जाते हैं। अब देखो करंट अफेयर पढ़ने का यही तरीका होता है। जैसे अगर मैं इस करंट अपना जो ये वाला वन लाइनर है इसकी बात करता हूँ, हार्दिक सतीश चंद्र साय बिकम्स द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। यानी कि पीएम मोदी के जो नए प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो कौन बन गए हैं, अब हार्दिक सतीश चंद्र साय। अब यहाँ पर अगर आपका हार्दिक सतीश चंद्र साय की बात हो रही है तो हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे। जैसे कि ये 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। हार्दिक सतीश चंद्र साय को अपॉइंट किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी मोदी का, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑन को टर्मिनस बेसिस, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, इससे पहले जो आप अपने पीएम नरेंद्र मोदी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो थे राजीव टोपनो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होगी कि इनके पहले कौन से पीएस रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के। तो यहाँ पर ये रहे हैं राजीव टोपनो, यानी कि किसे सक्सीड करेंगे तो राजीव टोपनो को करेंगे। इसके बाद में ही इज़ करंटली सर्विंग, यानी कि अब इनका जो आने वाला कार्यकाल है वो तो प्राइवेट सेक्रेटरी का है अपने पीएम मोदी के पास, लेकिन इससे पहले जो सर्व कर रहे थे ये डिप्टी सेक्रेटरी थे पीएमओ में, ठीक है ना, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, क्लियर है। और पीएमओ में मूव करने से पहले, यानी कि इन्होंने जो लास्ट ईयर है उसमें ही पीएमओ में मूव ऑन किया था, यानी कि ये पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी लास्ट ईयर ही बने थे। और उससे पहले ये पर्सनल सेक्रेटरी थे किसके, तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात और पता चल गई, जो अपने क्लाइमेट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है, हो गई। तो ये सारे के सारे प्लेयर फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब मेरा जो मेन मोटा है वन वर्ड लाइनर्स कराने का वो है कि आपको एटलीस्ट मैं कुछ बातें तो
तो बता दूं, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एमसीक्यूज बनाना चाहूँ ना, तो अभी तक आपके 10 एमसीक्यू बन गए होते, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को देखना है कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में भी आती जाएँ। इसके बाद में मैं आपको क्या करूँगा, जो क्वेश्चंस हो गए ना अपने एमसीक्यूज वाले, उसके थ्रू आपको जो पिछला वाला करंट अफेयर या फिर जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स आने हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो भी आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो इससे हमारा जो होगा ऑलराउंड तरीके से हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेंगे। अब देखो, बेंगलुरु में जो आपका साइंस लाइफ साइंस का पार्क है वो इनॉग्रेट होने वाला है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो कर्नाटक के जो सीएम है बी एस येदियुरप्पा, कौन है भाई कर्नाटक के सीएम? बी एस येदियुरप्पा हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बात बताना, जो कर्नाटक के गवर्नर हैं वो कौन है? कर्नाटक के गवर्नर का नाम मुझे फटाफट से बता दो। इन्होंने 29 जुलाई 2020 को लेड किया है फाउंडेशन स्टोन फॉर ₹5,000 करोड़ बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने 52 एकड़ का जो लाइफ साइंस पार्क है इसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया है, जिसमें कितनी लागत लगेगी? 5,000 करोड़ रुपए, यानी कि 5,000 करोड़ रुपीज़ लगेंगे। और जो फर्स्ट फेज़ है प्रोजेक्ट का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होगा। ये चीज़ आपकी यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पहली बात, लाइफ साइंस पार्क खुलने वाला है 52 एकर्स में 5,000 करोड़ की लागत में, कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज़ होगी ये पीपीपी मॉडल पर होगी। अब ये पीपीपी मॉडल क्या होता है आपको पता होगा। कभी भी जब भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करती है तो उसे हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसमें भी आपका कौन सा मॉडल आ रहा है? तो पीपीपी मॉडल आ रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो पीपीपी मॉडल है इसमें एक तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो आपका प्राइवेट कंपनी है वो है लेवजॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और ये जो आपका पूरा काम है, यानी लाइफ साइंस पार्क का जो काम है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2022 तक। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर हम अगर बात करना चाहें अगले पॉइंट पर, तो ये आती है आपकी न्यूज़, छत्तीसगढ़ बीजापुर टॉप्स ये देखो, नीतीश क्या है बेसिकली, यहाँ पर ही नीति आयोग की बात हो रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। अब देखो, जो नीति आयोग है उसने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग निकाली हुई है। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग होती क्या है? ये बेसिकली आपका डेल्टा होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नीति आयोग है वो निकालता है। किस बेसिस पर? तो ये इनके कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आपका कृषि का एरिया हो गया, यानी आपका जो प्रोडक्शन हो गया है ना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो गया, या फिर आपकी क्लीनलीनेस हो गई, या फिर आपका वहाँ पर क्या फैक्ट्रीज़ का जो आउटपुट है वो निकल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आपका एक एस्पिरेशनल डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है। उसमें छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है वो टॉप पे आया है। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ टॉप टू द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग बाई गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग की तरफ से कौन से पीरियड के लिए? फरवरी टू जून 2020 पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्थान पर तो आता है बीजापुर का डिस्ट्रिक्ट। और अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरे तीसरे स्थान पर आपका सेकंड प्लेस पर आता है री भोई मेघालय का, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड प्लेस पर आता है बहराइच, ठीक है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अब इतनी सारी बातें हो गई, यहाँ से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी निकल के आती हैं। अब अगर मैं आपसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम अगर हम बोलें तो ये हो जाता है आपका श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? श्री भूपेश बघेल जी हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद सीएम ही नहीं, हमें यहाँ के गवर्नर भी पता होने चाहिए। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है भाई? बताओ फटाफट से। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया यूके, ठीक है ना। कौन है? अनुसुईया यूके। इन सारी चीज़ों को भी आपको इस तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि आपका जो भी स्टेट आपका न्यूज़ में होता है ना वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात होगी, लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरे तीसरे की भी बात करेंगे। अगर यहाँ पर मैं सेकंड प्लेस की बात करूँ मेघालय, तो मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम हैं आपके कॉनरेड शर्मा। कौन है भाई? कॉनरेड शर्मा। अगर मैं मेघालय के गवर्नर की बात करता हूँ, मेघालय के गवर्नर फटाफट से बताओ कौन है भाई? हाँ, तथागत रॉय। मेघालय गवर्नर कौन है? तथागत रॉय हैं। और अगर मैं बात करूं तथागत रॉय से पहले कौन थे, तो तथागत रॉय से पहले थे आपके आर एन रवि। और आज के टाइम पर आर एन रवि कहाँ के गवर्नर हैं? तो आर एन रवि आज के टाइम पर है नागालैंड के गवर्नर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में आपके सीएम कौन है? तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और इसके अलावा यूपी के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। कौन है यूपी गवर्नर? आनंदीबेन पटेल हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगले हम यहाँ पर पॉइंट पर आ जाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये जो रैंकिंग की दी जा रही है नीति आयोग की तरफ से दी जा रही है, तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करके याद करनी होंगी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख भी लिया करो, ठीक है।
अब देखो पेटीएम मनी की तरफ से अपनी अगली न्यूज़ आती है। पेटीएम मनी के जो नए सीईओ हैं वो कौन बन गए हैं? वरुण श्रीधर, ठीक है। अब अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो ये पेटीएम जो मनी है वो सब्सिडियरी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की। और अगर मैं आपसे बात करूं ना टीसीएस के पैटर्न की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके भरपूर मात्रा में पूछे जाने वाले हैं, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे आपका रेलवे का हो जाए, ठीक है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि ये कंपनी किसकी सब्सिडियरी है, या फिर ये कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है, ठीक है ना। पेटीएम के तो स्पेशली, ठीक है। तो पेटीएम जो है वो सब्सिडियरी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की, जिसे ऑपरेट करती है पेटीएम को, ठीक है। और इसके जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं वरुण श्रीधर। अब अगर मैं वरुण श्रीधर की बात करूं तो इन्होंने रिसेंटली सर्व किया है एज द सीईओ ऑफ फिनशेल इंडिया। और यहाँ पर फिनशेल इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि फिनशेल इंडिया ये एक पार्ट है चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो की। और आपको पता ही है जो चाइनीज़ अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनका कंप्लीटली हमारे जो इंडिया है वहाँ से बॉयकॉट किया जा रहा है, और हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो यहाँ पर फिनशेल इंडिया के जो सीईओ थे, कौन भाई? यहाँ पर वरुण श्रीधर, जो कि एक पार्ट है चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ओप्पो का, वो करंटली अपॉइंट हो गए हैं एज द सीईओ ऑफ पेटीएम, ठीक है, जो एक सब्सिडियरी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की। इतनी सी बात हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो अगली बात पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यहाँ पर ये अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस एम आई क्रेस्ट, ठीक है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो यहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया है एम आई क्रेस्ट। तो एक बार बड़े ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, जिसे हम एम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? एम नाम से जानते हैं। ये नीति आयोग का एक मिशन है, ठीक है ना। किसका है? नीति आयोग का एक मिशन है जिसने लॉन्च किया है एम आई क्रेस्ट। अगर मैं एम आई क्रेस्ट की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एन इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज इनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा ये इनक्यूबेटर मतलब इतना बढ़िया बड़ा बड़ा नाम है, इसका मतलब क्या हो गया। तो पूरी की पूरी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो इनक्यूबेटर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो इनक्यूबेटर का बेसिकली मतलब होता है, ये एक एपरेटस होता है जिसके अंदर आपके बेबी को रखा जाता है जब बेबी बाहर पैदा होता है, या फिर हमें अंडों को गर्म करने के लिए इनक्यूबेटर का हमें यूज़ करना पड़ता है। एक मशीन की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? बिजनेस इनक्यूबेटर की बात करूँ तो बिजनेस इनक्यूबेटर एक कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है जो क्या करती है, जो नए स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, उनको वो हेल्प करती है डेवलप करने के लिए, और कुछ सर्विसेज देती है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग देती है छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, ठीक है ना। इसके अलावा उनको ऑफिस स्पेस देती है। अब आपको पता है कोई स्टार्टअप नया हुआ है, ठीक है, उसके पास में ऑफिस स्पेस तो है ही नहीं, क्योंकि नया स्टार्टअप है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा। तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, उनको स्पेस देती हैं कि चलो तुम यहाँ पर अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप कर लो और यहाँ से अपना काम जो है शुरू कर दो, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इनक्यूबेटर कंपनीज। बात क्लियर? तो यहाँ पर का जो मेन एम है ये क्या है? इट इज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। अब ये जो है एम की तरफ से जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसकी तरफ से इसका जो एम आई क्रेस्ट का जो लॉन्च हुआ है, ये किस लिए हुआ है? टू क्रिएट हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। अब दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर एडवांसिंग इनोवेशन एट स्केल इन इंडिया। अब ये अपने आप का पहला इनिशिएटिव है, इससे पहले ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं आया था कि गवर्नमेंट जो है अपने जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको इस तरीके से हेल्प करे कि उनको ऑफिस स्पेस भी दे, उनकी ट्रेनिंग भी कराए खुद की तरफ से, या फिर उनको कुछ सर्विसेज भी दे अलग से, मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो आपको समझ में आ गया, फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, नीति आयोग की तरफ से है, ये भी आ गया। लेकिन अब ये जो है ना, इन्हें अब इस मिशन के लिए, अटल इनोवेशन मिशन के लिए इन्होंने हाथ मिलाए हैं किसके साथ? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा काम, अब देखो ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग कोई कंपनी तो है नहीं, तो इसका मतलब अगर इन्हें स्टार्टअप देने के लिए, मैंने आपको बताया इनक्यूबेटर जो कंपनीज होती हैं, इनक्यूबेटर जो बिजनेस होती कंपनीज होती हैं, उनका मतलब होता है वो कुछ ऑफिस स्पेस देंगी, यानी कि इसके लिए हमें किसी बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो उन बड़ी कंपनियों, जो बड़ी कंपनियां यहाँ पर उन्हें हेल्प करेंगी, वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए निकल के आती है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
देखो, सबसे पहले बिल एंड मेलिंडा जो फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन, इसके सीईओ का नाम क्या है, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसके सीईओ का नाम है मार्क सुज़मैन, ठीक है ना? क्या नाम है? मार्क सुज़मैन। फाउंडर तो आपको पता ही है, बिल गेट्स हैं और उनकी वाइफ का नाम मेलिंडा गेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो सीईओ हैं, वो हैं मार्क सुज़मैन। इसको आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बात करता हूँ वाधवानी फाउंडेशन की। अब ये वाधवानी फाउंडेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? तो देखो, इसके जो फाउंडर हैं वाधवानी फाउंडेशन के, तो वाधवानी फाउंडेशन के फाउंडर का नाम है रोमेश वधानी, ठीक है? क्या है? रोमेश वधानी। अब ये जो रोमेश वधानी है ना, इनको मिला हुआ है पद्मश्री, ठीक है ना? यानी इनको पद्मश्री अनाउंस किया गया था लमसम 23 जन 2020 में इनको जो है पद्मश्री देने के लिए अनाउंस किया गया और इनको फिर पद्मश्री मिला है अभी रिसेंटली 2020 में। क्लियर है? तो यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ वाधवानी जो फाउंडेशन है, उसके सीईओ का नाम क्या है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो वाधवानी फाउंडेशन के सीईओ का नाम है अजय केला, ठीक है? क्या नाम है भाई? अजय केला। आई थिंक ये आप भूलोगे नहीं। खैर, क्या नाम है यहाँ पर? जो सीईओ हैं वाधवानी फाउंडेशन के, उनका नाम है अजय केला। इनके फाउंडर का नाम है रोमेश वाधा, जिन्हें कि अभी पद्मश्री मिला हुआ है 2020 में। क्या मिला है? पद्मश्री, ठीक है? अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। आई होप कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब देखो, ये जो मैंने आपको वन लाइनर कवर किया है, इससे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, कैसे हमें चीज़ों को कवर करना होता है और कैसे कैसे समझना है, ठीक है? अब देखो, अगले पॉइंट पर आते हैं, फटाफट से देखते हैं। जो DIAT है, इसका फुल फॉर्म होता है DIAT का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसने डेवलप किया है आश्रय। अब ये आश्रय है क्या? अब समझते हैं, यही सारी चीज़ों को थोड़ा हम फटाफट से देख लेंगे, ठीक है? टू कॉम्बैट कोविड-19। अब देखो, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी DIAT, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसने डेवलप किया है आश्रय। ये एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, जिससे कि हम कोविड-19 से फाइट कर पाएंगे बाई प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस। अब बेसिकली ये जो अपना बेड है, ये आइसोलेट करता है, एक आइसोलेशन सिस्टम है बेड के ही अंदर पूरा का पूरा, जिससे कि इसके ऊपर जो भी आपका पेशेंट लेटेगा, उससे जो वायरस है वो और लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब इसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया है, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT इज़ अ लो कॉस्ट रीयूजेबल सॉल्यूशन, यानी कि रीयूज़ भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये DIAT के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना? अब देखो, टू मेंटेन प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट। इतनी सी बात तो हमें क्लियर है ही सही। बाई क्रिएटिंग अ सक्शन। अब देखो, बेसिक होगा क्या, एक्सहेल करता है ना, उसी के थ्रू तो वायरस फैलता है। तो ये क्या करेगा, एक्सहेल के टाइम पर सक्शन या फिर नेगेटिव प्रेशर लगा देगा, और फिर उससे जो क्या होगा, उसने जो भी एक्सहेल किया हुआ है उसकी फर्दर फिल्टरिंग हो जाएगी, और जो एरोजोल है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा। इससे जो वायरस है वो सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा। यानी पर्टिकुलर आइसोलेशन यहाँ पर उस तरीके से आपका पॉसिबल हो पाएगा बेड के अंदर ही अंदर। पूरा बेड का एक सिस्टम होगा, उसके थ्रू ये पॉसिबल है। अब इसका जो मैन्युफैक्चरर कीमत है वो है 10 बेड की 1 लाख रुपये, और घर के लिए 15,000 रुपये होगा एक सिंगल बेड की कीमत, ठीक है ना? क्वारंटीन का अगर आपको घर पे करना है तो एक बेड की कीमत 15,000 रुपये होगी। तो काफ़ी कम कीमत है अगर हम पूरे मार्केट के हिसाब से देखते हैं। अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वाइस चांसलर कौन है, DIAT के, ठीक है? तो यहाँ पर वाइस चांसलर हैं आपके CP राम नारायण, ठीक है ना? इसको याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है? तो वाइस चांसलर कौन है DIAT के? CP राम नारायण। क्लियर है? अब देखो, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं फटाफट। जो हेडक्वार्टर है अपना DIAT का, वो है पुणे महाराष्ट्र में। ये भी आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है, जो भी स्टैटिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तभी आपका जो है 12 से लेकर 13 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक और करंट अफेयर मिला के ही आपके 12 to 13 क्वेश्चन बड़े आराम से आ रहे हैं। इवन 15 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं SSC के एग्जामिनेशन में, ठीक है? अब देखो, अब अपना अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है पद्मश्री अवॉर्डी सोनम शेरिंग लेप्चा पासेस अवे। यानी कि सोनम शेरिंग लेप्चा जो है वो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, उनका अभी रिसेंटली क्या हुआ है, देहांत हो गया। तो ये न्यूज़ आपकी ऑबिचरी से निकल के आती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात देखना यहाँ पर। जो फोल, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक फोल्क म्यूजिशियन थे, ठीक है ना? अब बेसिकली ये फोल्क म्यूजिशियन क्यों थे, अब इनके बारे में जरा आप चीज़ों को देखना, तब आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज़। अब देखो, इन्हें पद्मश्री मिला था, ये बात ठीक है। पहली बात, ये पैदा कहाँ हुए, तो कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में ये पैदा हुए थे 1928 में। इनका जो करियर की स्टार्टिंग थी ना, वो एज अ सोल्जर हुई, यानी कि एज अ सैनिक इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया। और फिर क्या हुआ, ये कई सिक्किम के कई सारे वेरियस पार्ट्स में घूमते हैं और ये कंपाइल करते हैं वाइड रेंज ऑफ इंडियन फोल्क एंड ट्रेडिशनल लेप्चा सॉन्ग्स, ठीक है ना? ये ध्यान रखना यहाँ पर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बात आपकी फोल्क डांस हो गए,
फोल्क क्वेश्चंस बनते हैं और वो आने की पक्के पक्के चांसेस हैं, ठीक है। तो लेप्चा सॉन्ग को ये क्या करते थे भाई, अपना जो है इकट्ठा करते थे, प्ले करते थे अपना फोल्क म्यूज़िक को ऑल इंडिया रेडियो पे, और फिर इन्हें क्या मिलता है, इसी काम के लिए इनको पद्मश्री दिया जाता है। और इन 1960 में, ठीक है ना, इनको 1960 में क्या किया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ फोल्क म्यूज़िक, ठीक है ना। आपको यहाँ पर अब अगर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं अपने, कौन कौन से यहाँ पर 2-3 बनते हैं। सबसे पहली बात, ये कौन सी फील्ड के लिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, फोक म्यूजिक के लिए इन्हें क्या मिलता है, पद्मश्री मिलता है, किनको भाई, सोनम शेरिंग को, ठीक है। चलो खैर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपके जो आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अब आप चीज़ों को जो है समझना शुरू कर पा रहे होगे। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के बिल्कुल सीधे सीधे चांसेस हैं, और बेसिकली ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आपके पिछले 2-3 दिनों के या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं उनको रिवाइज कराने को लेकर हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं आपको कल का सेशन कराता हूँ तो उसमें क्या होगा, आज के सेशन से लेके 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रख दूंगा जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अब देखो, आज का पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन है, बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये कैंपेन लेके आई है, बहुत ज़रूरी है, जो कि क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन है। तो ये लेके आई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, अंडर विच योजना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स। यानी कि क्या हुआ है, आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या किया है, 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील, यानी आपने देखा होगा मिट्टी का जो अपने जो आर्टिसंस होते हैं बेसिकली, जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, वो व्हील्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो पॉटर व्हील का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील जो है 100 आपके 100 ट्रेंड आर्टिसन, यानी जो आपके 100 कुम्हार हैं बेसिकली, उनको प्रोवाइड किए गए हैं अमित शाह जी के द्वारा। तो वो कौन सी योजना के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका आता है कुम्हार रोजगार योजना के अंदर, ठीक है ना, सॉरी, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंदर। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अंडर द कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब ये जो योजना है किसके अंतर्गत आती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के अंदर आती है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है 100 अपने जो पॉटर्स हैं, 100 इलेक्ट्रिकल पॉटर्स व्हील वो प्रोवाइड किए हैं, 100 ट्रेंड जो कुम्हार हैं बेसिकली उनको। और ये कहाँ पर दिए हैं, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए हैं, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। आपको पता है कोविड-19 का टाइम है, कोई यहाँ से वहाँ हो नहीं सकता है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिए गए हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो, अपना जो मेन मोटो है ना सीरीज़ का, वो ये है, मैं आपको विदाउट कुछ भी टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। और अगर सेशन अच्छा लगता जा रहा है तो खुद से लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। और भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए साथ साथ में, तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास, इंडियन रेलवे सेट द टारगेट टू यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID का टैग फॉर ट्रैकिंग वैगन्स बाई विच ईयर। तो ये है आपका 2022 तक इंडियन रेलवे क्या करेगी कि अपने जो टैग्स हैं, अपने जो वैगन्स को ट्रैक करने के लिए ये RFID टैग्स का यूज़ करेगी, ठीक है। RFID का फुल फॉर्म ध्यान रखना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये 2020 तक इनको पूरा करने का, दिसंबर 2022 तक ये पूरा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड बाइलुंग विलेज आफ्टर पॉपुलर फोल्क सॉन्ग रंगाबाटी। ये क्वेश्चन तो समझ लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा किसी ना किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बाइलुंग नाम का विलेज था जिसको आप पॉपुलर फोल्क सॉन्ग बरंगाबट्टी के नाम पर चेंज कर दिया है। तो ये है आपकी ओडिशा गवर्नमेंट। ध्यान रखना, ओडिशा की गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाइलुंग नाम का एक विलेज है जिसका नाम बदल करके रंगाबट्टी कर दिया, जो कि एक फोल्क डांस का नाम है। अगर आपको याद हो तो सीजीएल में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि माउंटेन, इस माउंटेन का नाम कौन से फोल्क सॉन्ग के ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखो, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिलोंग गांव का नाम चेंज कर दिया है, जो कि बमरा तहसील में आता है। अब देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ सच्ची सच्ची, तो बात यह है कि TCS आपका तहसील भी पूछ सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि
इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जहाँ पर आपका फोल्क डांसेस की बात हो रही है या फिर आपका कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, फोल्क म्यूज़िक की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन तो ऐसा समझ लो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बमरा तहसील का है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का, रंगाबट्टी बिलोंग, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या चेंज करके कर दिया है, रंगाबट्टी बिलोंग कर दिया है इन द रिकॉग्निशन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द फेमस फोल्क सॉन्ग। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि रंगाबट्टी जो फोल्क सॉन्ग है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, उड़ीसा स्टेट के, तो ये भी ध्यान रखना संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, कौन से गांव का है, और बाइलुंग गांव का है ये पर्टिकुलर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो आपका जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है वो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, क्लियर है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। ये देखो आपका जुलाई 28 को मनाया जाता है, ठीक है। यही यहाँ पर बात हो रही है कि इससे क्या, इस दिन हम क्या करते हैं सारे विश्व में, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये बात आपको पता ही होगी, जब हम वर्ल्ड नेचर डे मना रहे हैं तो उसका जो मेन मोटो होगा वो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इंडियन रेलवेज हैज हैंडेड ओवर द स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो लोकोमोटिव्स है ना, जो लोकोमोटिव्स बनते हैं, जो गॉज लोकोमोटिव्स बनते हैं या फिर इंजन्स बनते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके के डब्बे बनाए जाते हैं। या फिर अगर मैं वैगन्स की बात करूँ तो भारत में इंडियन रेलवे के बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी, अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँ तो वर्ल्ड में भी शायद आपका सेकंड या थर्ड प्लेस पर आता होगा भारत का नाम, या फिर आई थिंक फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकता है, जहाँ पर सबसे बढ़िया तरीके के लोकोमोटिव्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री को देने वाला है 10, तो ये देने वाला है बांग्लादेश को, ठीक है। जुलाई 2020 में इसने दिए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो ये हो जाते हैं, इंडियन रेलवेज हैंडेड ओवर स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश, ठीक है। अब ये जो है क्या करेंगे, अपने फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस को जो है बांग्लादेश में जो है अपना हैंडल करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो लोकोमोटिव ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकते हैं, और इनकी जो रेजिडुअल लाइफ होगी वो 28 ईयर्स की। मैंने आपको बताया ना कि जो इंजन्स है अपने इंडिया में बनते हैं, या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ वैगन्स बनते हैं या फिर लोकोमोटिव्स बनते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसकी देख रहे हो रेजिडुअल लाइफ कितनी है, 28 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा ही है, मतलब मिनिमम 28 ईयर्स तो ये आपका चलेगा, ठीक है। तो क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हु इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया बाई प्रेसिडेंट काइस सईद टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 1 मंथ। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्यूनीशिया के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं वो हैं काइस सईद, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर अपॉइंट किया है, और क्या बोला है कि आप अगले आने वाले 1 मंथ में अपना जो है यहाँ पर आप वोटिंग ले लें और अपनी गवर्नमेंट को बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ के सीएम बनते हैं हिचेम मचीची, ठीक है। कौन बनते हैं, हिचेम मचीची, क्लियर है। अब अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं तो ये हो जाते हैं आपके ट्यूनेशियन प्रेसिडेंट ने हिचेम मचीची, जो कि 46 ईयर्स के हैं, इनको अपॉइंट कर दिया है एज ये पहले किस तरीके से काम करते थे, तो इंटीरियर मिनिस्टर थे ये, लेकिन अब इनको प्राइम मिनिस्टर की तरीके से अपॉइंट कर दिया है, और इनको टाइम दिया है 1 महीने का कि अपनी गवर्नमेंट को बना लें, यानी कि एक कॉन्फिडेंस वोट अपना पार्लियामेंट में जीत लें बाई मेजर मेजोरिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना जो पहले यहाँ के पीएम थे वो कौन थे, इलाइस फकफक, ठीक है। कौन थे, इलाइस फकफक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो, हु चेयर्ड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट हेल्ड इन निर्माण भवन दिल्ली ऑन जुलाई 24, 2020, ठीक है। तो जो SCO का यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेल्थ मिनिस्टर का डिजिटल मीट हुआ है आपका निर्माण भवन में, तो उसमें किसने चेयर किया है, यानी कि ये जो SCO है ये चेयर्ड किसके द्वारा किया गया, और यहाँ पर ये अपना किसने लिया है, हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है। तो अपने हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, हर्षवर्धन है, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन अपने कौन है, अपने यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन जी ने यहाँ पर पार्ट लिया, लेकिन ये चेयर किसने किया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये चेयर किया था आपके क्या नाम है भाई इनका, ये चेयर किया था आपके मिखाइल मुरास्को, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो SCO की मीटिंग है उसको यहाँ पर हेड किसने किया है, मिखाइल मुरास्को, जो कि मिनिस्टर है हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन, ठीक है। जो अपना की टॉपिक डिस्कस किया गया वो ऑफकोर्स कोविड-19 का जो क्राइसिस है उसके बारे में ही, इसका ऑनगोइंग क्राइसिस के बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। हुआ कहाँ पर था, ये अपना निर्माण भवन में हुआ था, यानी बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर डिजिटल मीटिंग की गई थी अपने हेल्थ
हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इसके जो बुक के ऑथर हैं द इंडिया वे द स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके ऑथर हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ जो एस जयशंकर हैं ये कौन सी पोजीशन पर हैं आज के टाइम पर, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए, ये बुक ऑथर किसके द्वारा की गई। अब देखो यहाँ पर बता ही दिया, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अपने डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है इसलिए, ठीक है। और ये आरयू किसके लिए करती है, तो आरयू ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल ऑर्डर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर इज द ऑथर ऑफ बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो है विरल वी आचार्य। ठीक है, कौन है भाई, विरल वी आचार्य हैं, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। यानी कि कौन है ये, अपने डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रहेगी इतनी सी बात। अब देखो इस बुक में है क्या, बेसिकली इस बुक में आपका बताया गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से अपनी अचीव की जा सकती है। इस बुक का कंटेंट अपना यही है। ठीक है, फिलहाल अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने कवर कर ली है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। एंड आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको फॉर्मेट पसंद आया होगा। ये अपना फर्स्ट लेक्चर था, आज का फर्स्ट सेशन था। इस टाइप की हमने वीडियो जो है फर्स्ट निकाली हुई है, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है वो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर अपना लाइक करके बताना और शेयर जरूर कर देना सेशन को अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।